हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों की। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1। यानी ये आपकी क्लास थंबनेल आपने अच्छी तरीके से देख लिया है। वास्तविक संख्याओं का जो पूरा चैप्टर है, वास्तविक संख्याओं का जो पूरा चैप्टर है, जिसकी आज मैराथन क्लास होने वाली है। ठीक है, मैराथन क्लास होने वाली है सर, और मैराथन क्लास में आपको आज पूरा चैप्टर ये रिवाइज हो जाएगा, पूरे क्वेश्चंस आज आप लोग कर लोगे। और मैं आप लोगों को बताऊं कि आपका जो पेपर है, यानी यूपी बोर्ड का जो एग्जाम है, यूपी बोर्ड का जो एग्जाम है एनसीईआरटी, आप पिछले पेपर्स का एनालाइज कीजिए। ठीक है, मैंने एनालाइज किया है तब मैं आपको बता रहा हूं। पिछले पेपर्स का एनालाइज करो, अच्छी तरीके से देखो, तो आपका जो पेपर है एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होता। यानी एक पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी में से ही फंसता है। एग्जाम्पल और क्वेश्चंस दोनों को मिलाकर पूरा कंप्लीट कर लो तो आपका जो पेपर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचने वाला है। ठीक है, पूरा हो जाता है पेपर। तो आज हम इसी के साथ पूरी बुक का जो पीडीएफ है, जो पूरा बुक का जो हम पहला चैप्टर है उसके एग्जांपल्स को पूरा डिस्कस करते हुए पूरी एक्सरसाइज को हम खत्म करेंगे। यानी पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे, वास्तविक संख्याओं को, और वास्तविक संख्याओं को 101% कंप्लीट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए वास्तविक संख्याओं से, आप लोग उसको कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे की ओर बढ़ाता हूं मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और कोई भी कमेंट्स वगैरह ज्यादा नहीं करेगा, बस क्वेश्चन पर और कॉन्सेप्ट पर फोकस करेगा। ठीक है, जैसे मैं कई बार इसका रिवीजन करा भी चुका हूं। रिवीजन में एक बार यहां तक मैं आपको करा चुका हूं इसका रिवीजन। उम्मीद करता हूं कि वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने रिवीजन कर रखा है वो एक बार और देख ले इस क्लास को, क्योंकि जो ऐसी कोई चीज तो है नहीं है कि ऐसा कोई कैप्सूल तो है नहीं है कि दोबारा देख लेने पर, दोबारा पढ़ लेने पर आपको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, आपको फायदा ही करेगा। तो वास्तविक संख्याओं में आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले अपने, देखो कौन सा टॉपिक है हमारा। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे हमारा है सर अभाज्य गुणनखंड वाला, क्योंकि एक्सरसाइज ही हमारी वही वाली है। ठीक है, तो उदाहरण एक देखिए आप, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट है उदाहरण एक, संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n कोई एक ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। आप सभी लोगों ने प्रीवियस अगर पेपर देखे हैं तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 की पावर n, या फिर ऐसा हो सकता है 5 की पावर n आ जाए या 6 की पावर n आ जाए। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। तो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, पूरा अच्छी तरीके से इसको समझेंगे क्वेश्चन को कि कैसे इसको सॉल्व करना है। इतना आसान मेथड बताऊंगा कि आप लोगों ने जहां कहीं से भी अब तक पढ़ा होगा ना, उसको भी भूल करके आप मेरे वाले ही मेथड को अपनी अच्छी तरीके से एनालाइज करोगे, क्योंकि बहुत शानदार सा मेथड बताऊंगा। लेकिन इसको अभी नहीं बताएंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए सर सबसे पहले हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ। प्रश्नावली 1.1, क्योंकि इसमें ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है, वो अभाज्य गुणनखंड वाले टॉपिक है, उसको हम अच्छी तरीके से कर लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक दो क्वेश्चन कर लेता हूं मैं इसमें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कैसे करने, क्योंकि ज्यादा टफ एक्सरसाइज नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि 140 है, तो सर 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालें। अभाज्य यानी जो आप बचपन में करते हुए आए, शुरुआत से 5-6 की क्लास में पढ़ चुके हैं हम। 2 सत्ते 14, 2 ते 35 बार, 5 से 7 बार हो जाएगा ये, और 7 एकम 7। तो ये कितना निकल करके आया, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो 2 और 2 ये 2 बार आया है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। और इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया। और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, 156 वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ऑब्जेक्टिव टाइप एक क्वेश्चन, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप 1 नंबर में पूछा गया था। तो ये आपके लिए इंपोर्टेंट है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, देखो 156 का करके बताऊं। देखो 156 का करें हम, 156 का अभाज्य गुणनखंड करें तो कैसे करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13। अब इसका अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है हमको, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, तो 2 का यह हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये,
और 3 इंटू 13, इसको बोलेंगे अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। कर सकते हो आसानी से यार, एलसीएम निकालने वाली जो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है उसी को हम सॉल्व करके दिखाते हैं इस जगह पर, और अन्यथा कोई नई चीज हम करते ही नहीं इसमें, कोई भी नई चीज हम इसमें करते ही नहीं है, वही सब चीजें पुरानी है जो हम पढ़ करके आ चुके हैं, ठीक है। चलिए सर, ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन की बात करूं मैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ बड़ा एलसीएम होता है कि नहीं होता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये जरूरी नहीं है कि आपके इस बार पेपर में आए। एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जरूर आएगा, एक तो अभाज्य गुणनखंड वाला आएगा और एक या शायद इनमें से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें से 3 क्वेश्चन लगभग बन जाएंगे आपके लिए, एक तो एलसीएम से रिलेटेड आ जाएगा, एक अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड आ जाएगा, और एक √3 वाला, जो √ वाला संख्या होता है, परिमेय संख्या सिद्ध करना, परिमेय संख्या को सिद्ध करना, उससे रिलेटेड आ जाएगा। मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपके आने ही आने हैं इस चैप्टर से रिगार्डिंग, इस चैप्टर से रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन तो आपके पूछे ही जाएंगे। अब इसको करते कैसे, निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम निकालने। तो एचसीएफ एलसीएम निकालना सबको आता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ 26 और 91, ठीक है, 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, 26 और 91 को। अब देखो 26 और 91 के करना क्या है, हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना था और उसको प्रूव करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालें 26 और 91 का, तो 2 से डिवाइड करें तो 2 से 13 बार, और ये 91 की 91, फिर 13 से डिवाइड करूँ, 13 का 13, 13 सत्ते 91, फिर 7 से डिवाइड करूँ तो 7 एकम 7। तो एलसीएम क्या आ जाएगा सर, इसका एलसीएम हो जाएगा सर 2 गुणा 13 गुणा 7। सॉल्व कर लीजिए इसको, 13 तो नहीं 26 गुणा 7, 7 6 42 की 2 से लगेगी 4, 7 तो 14, 14 और 4 18, 182। तो एलसीएम निकल करके आ गया हमारा 182। अच्छा एचसीएफ निकालो इसका। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अलग अलग निकाल लेते हैं, 26 और 91। किसी को शॉर्ट मेथड आता है तो वो भी इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकता है, अगर नहीं आता तो मैं बिल्कुल बेस रूट से बताता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। एलसीएम निकाल लिया, अब एचसीएफ निकालेंगे। 2 से कितनी बार, 13 बार, और 13 से 13 बार। ये हो जाएगा 7 से कितनी बार हो जाएगा, 13 बार, और 13 से 13 बार। तो एलसीएम निकालना होगा तो हमको लिख लेना होगा 26 के फैक्टर्स लिखने हैं 2 गुणा 13, और 91 के फैक्टर लिख लेने हैं कितने, 7 गुणा 13। तो इनमें देखते हैं कॉमन कौन सी वैल्यू है, कॉमन आपकी 13 है, तो जो कॉमन होती है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो कितना हो गया, एचसीएफ हमारा 13 हो गया। तो एलसीएम में निकाल लिया, एचसीएफ में निकाल लिया। अब जो हमको प्रूफ करना था वो क्या था, कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि एक तो हो गई आपकी 26 हो गई और एक हो गई आपकी 91, और एलसीएम कितना हो गया, 182 हो गया, और ये हो गया आपका 13, ठीक है। इन दोनों का गुणा करके चेक कर लीजिएगा वैल्यूज आपस में बराबर आ रही है कि नहीं, बराबर ही आएंगी। अगर ये एलसीएम और एचसीएफ एकदम सही निकले हैं तो ये वैल्यूज बराबर है। अगर कहीं ना कहीं ये दो वैल्यूज बराबर नहीं आ रही हैं तो या तो आपने गुणा गलत किए हैं या फिर आपके एलसीएम और एचसीएफ गलत आए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एलसीएम एचसीएफ आई होप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, और नहीं जानते तो आप आसानी से सीख सकते हो एलसीएम एचसीएफ को निकालना, ठीक है। ये रिवीजन जो है, मैराथन क्लास जो है, इसमें पूरे चैप्टर को फिनिश करूंगा, चाहे 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट करके हम आगे की तरफ बढ़ेंगे एक ही क्लास के अंदर। थोड़ा अगर मैं स्लो बोल रहा हूँ, थोड़ा अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि इस क्लास को कुछ ज्यादा अच्छे जीनियस टाइप के बच्चे देख रहे हो, जो कि ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो, उन्होंने पढ़ रखा हो पहले से, तो उनको लगेगा बोरिंग सा। तो आप ऐसा कर सकते हो 1.25 1.5 पर स्पीड में बढ़ा करके आप वीडियो को देख सकते हो। ये उन लोगों के लिए भी है जो थोड़ा सा स्लो है, बच्चे स्लो है, एवरेज स्टूडेंट है, जिनमें थोड़ा सा दिक्कत आती है उनको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो वो आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ पाए होंगे आप लोग कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालना है। कोई समस्या तो नहीं है किसी भी बच्चे को। चलिए सर, ओके। अच्छा अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो
अब जैसे इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को करोगे और इसी प्रकार आप इस वाले क्वेश्चन को करोगे, सेम सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीजें फॉलो करनी है। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम निकालना मैंने अभी आपको बता दिया। एक क्वेश्चन और मैं इसमें करके दिखा देता हूँ आपको, बताओ कौन सा वाला करूँ, पहला वाला ही 12, 15 और 21 वाला, ठीक है। 12, 15 और 21 वाले क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लिखिए। यही तो था कि एलसीएम एचसीएफ पूछा था। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ पूछा था। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम और एचसीएफ वही मेथड है। अभाज्य गुणनखंड विधि कौन सी होती है, जो हमने एलसीएम निकाला था, जिससे हम इस तरीके से कर रहे थे, वो इसी को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अब जैसे मैं ये क्वेश्चन है, इसमें मैं निकालूंगा एलसीएम, ठीक है। डायरेक्ट तीनों को एक साथ करते जब एलसीएम निकलता है, ठीक है। अब देखो मैं 3 से डिवाइड करूँ, 3 चौके 12, 3 का 15 में करेंगे 5 बार, और 3 का 21 में करेंगे 7 बार। 2 दूनी 4, 2 का 5 में नहीं जाएगा तो इसको यहीं छोड़ देंगे, इसको 7 छोड़ देंगे, और 2 से देंगे 1, 5, 7, फिर 5 से देंगे 1, 1 और 7, फिर 7 से देंगे 1, 1 और 1। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंच 60, और 60 कितना होता है, 60 गुणा 7 करोगे तो 420 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सर एलसीएम। ये क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। एचसीएफ कैसे निकालते हैं मैंने भी आपको बताया, सभी को अलग अलग सॉल्व करेंगे, 12 को भी, 15 को भी और 21 को भी, सभी को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो 2 से 6 बार जाएगा, 2 से 3 बार जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 से 5 बार जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 से 7 बार जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। सॉल्व करें इसको तो 12 के जो फैक्टर्स आए हैं वो कितने आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 के जो फैक्टर्स आए हैं वो कितने आए हैं, 3 गुणा 5, और 21 के जो फैक्टर्स आए हैं वो कितने आए हैं, 3 गुणा 7। अब इनमें हम देखेंगे कि तीनों के अंदर कौन सी वैल्यू है जो कॉमन है, तीनों के अंदर। तो तीनों के अंदर सर सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी है जो कॉमन है, वो है 3। 3 इसके भी है, इसके भी है और इसके भी है। तो एचसीएफ हमारा कौन सा हो जाएगा, 3। अगर कोई भी वैल्यू इत्तेफाक से, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कोई भी वैल्यू आपको कॉमन ना मिले, कोई भी वैल्यू ना मिले, कुछ और अगर नंबर लिखा हो, तो फिर एचसीएफ क्या लिखोगे आप, फिर एचसीएफ आप 1 लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि 1 तो सबके अंदर होती है, ठीक है। तो ये होता है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि। ये क्या होता है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि का मेथड, जिससे हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़े, चलो। तो ये तो हुआ हमारा सर अभाज्य गुणनखंड विधि का मेथड, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन एक बार पेपर में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। एचसीएफ दिया हुआ है इन दोनों का 9, तो हमको एलसीएम निकालना है। इनका क्या होगा, 306 और 657 का, 306 और 657 का क्वेश्चन नंबर है आपका 4। एलसीएम जो दिया हुआ है 306 और 657 का कितना दिया है, 9 दिया है। तो हमको एचसीएफ निकालना है, कितना निकालना है, 306 और 657 का। मेरे हिसाब से ये होगा एचसीएफ और ये होगा एलसीएम। एचसीएफ 9 होगा और एलसीएम पूछ रहा होगा क्वेश्चन के अंदर। एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम को ये क्या है पूछ रहा है, और एलसीएम कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो हम देखो इसको बहुत आसान मेथड से और आसान से कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। अब करें इसको, दो संख्या गुणनफल यानी 306 गुणा 657। एलसीएम नहीं पता है तो इसको एलसीएम ही रहने दो, एचसीएफ पता है 9, तो 9 इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो एलसीएम निकल करके आ जाएगा हमारा 306 657 अपॉन 9।
तो 9 से कैंसिल करें इसको, 9 से 9 तिया 27 के बचे 3, 9 चौके 36 गुणा 657। 657 के मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर निकल करके आ जाएगा वो अपना क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आप इसको यहाँ पर गुणा करके लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बेस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। चलो अब हम क्या है अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, देखिए अब वही क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में मैंने आपको उदाहरण जो आपको छुड़वाया था, उदाहरण 5 जो 4 छुड़वाया था वो देखो इसी तरीके का था। उसमें 4 की पावर n 0 पर समाप्त पूछ रहा था, इसमें 6 की पावर n 0 पर समाप्त पूछ रहा है। देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार, आप अपनी बुक में साथ में लेकर के बैठा करो। मैंने कई बार जब मैं क्लास लेता हूँ, मतलब जब से मैं क्लास लेना शुरू किया है, यूट्यूब पर आना शुरू किया है, तब से मैं यही बात बोलता हूँ सभी बच्चों को कि जिस बुक को हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी को हम पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक आपके पास है ही, तो उसको साइड में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, वीडियो को देखा करो, जिससे क्या है कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाते हो कि क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो और आप क्वेश्चन नंबर 4 का एग्जाम्पल देखो। चलिए बिल्कुल सेम है कि नहीं, कुछ भी अलग है इसके अंदर, बताओ। बताओ कुछ भी अलग है, नहीं है ना। क्या उसमें लिखा था 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है, इसमें लिखा है 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो मैं इस क्वेश्चन को कराता हूं, आप उस क्वेश्चन को खुद कीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान और बहुत ही जबरदस्त वाले मेथड से सीखेंगे हम, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन था आपका 5वां, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। कुछ इस तरीके से है क्वेश्चन, लैंग्वेज में थोड़ा बहुत उधर उधर हो गया होगा, समाप्त होती है, यही तो है। अब देखो जांच करना है हमको प्राकृतिक संख्या, और ये क्वेश्चन भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2000 आपके शायद 23 वाले पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन को, ठीक है। और जो शायद 6 की पावर n, तो 4 की पावर n था ना वो वाला, इसकी जगह पर 4 की पावर n एग्जांपल था, वो शायद मेरे हिसाब से इसी साल पूछा गया 2024, ठीक है। एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद ऐसा हो सकता है कि वो 24 में हो या 23 में हो, लेकिन ये दोनों क्वेश्चंस रिसेंटली पूछे जा चुके हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पेपर में ये दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन फंस जाए, डेफिनेटली श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं मैं, ठीक है। चलो अब जांच क्या करना है, तो हम लिख लेंगे माना प्राकृतिक संख्या, ऐसा लिख लीजिए, ऐसा मत कीजिए, इसको ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि हमें दिया गया है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, यही तो बात की है इसमें। तो हम मान लेते हैं, माना n क्या है, n है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से हमने मान लिया, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हम मान लेते हैं। अतः प्रश्न अनुसार 6 की पावर n, ठीक है। तो हम चूंकि जहां n बराबर क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। देखो भाई मेरे क्वेश्चन में आपको जब आंसर में लिखोगे कॉपी में, तो उसको लैंग्वेज में भी लिखना पड़ेगा, बिना थोड़ा बहुत लैंग्वेज को दिए वो एग्जामिनर जो है आपको अच्छे नंबर नहीं देगा, स्टेप मार्किंग कर देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, n बराबर 1 है तो इसको रखने पर, n के मान रखने पर हमको क्या मिलता है, n के मान हम रखें तो 6 की पावर 1 हो जाएगा, 6 की पावर 2 हो जाएगा, 6 की पावर 3 हो जाएगा, 6 की पावर 4 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, और हम मान लेते हैं 6 की पावर n तक, ठीक है। अब 6 की पावर 1 किया हमने तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 करोगे तो 6 इंटू 6 यानी कि 36 आएगा, और 6 की पावर 3 करोगे 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा, और 6 की पावर 4 करोगे यानी 6 गुणा 6 करोगे तो
कितना आ जाएगा, 1296 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डॉट 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 करके हम आगे की तरफ सॉल्व करेंगे। तो हमने जब 4 अंक तक सॉल्व किया, 5वें तक तुम कर लेना, 6 तक कर लेना, 7 तक कर लेना। ठीक है, जब हमने सॉल्व किया तो हमने देखा कि 6 की पावर n प्रत्येक बार 6 पर समाप्त होती है। हमने देखा कि 6 की पावर n अंक जो है, 6 की पावर n अंक जो है 6 की पावर 6 पर ही समाप्त होती है बार बार। कितने पर समाप्त होती है, 6 पर समाप्त होती है। अतः 6 की पावर n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 के लिए प्रत्येक बार 6 पर ही समाप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है। अब बताओ इससे ज्यादा आसान क्या मेथड हो सकता है? कितना लैंग्वेजली आराम से समझ में आ चुका कि हमको करना क्या है। अगर 4 की पावर n होगा तो हम भी क्या लिखेंगे n बराबर 1 2 3 करके इस तरीके से बिल्कुल जहां जहां 6 आई है वहां 4 कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हुआ? बताओ ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो आप कर लोगे ना? इसको बोलते हैं आराम से मैराथन क्लास का मजा लेना और अच्छे से क्वेश्चंस को समझना। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस किसी ने अभी तक ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा वो आराम से समझ गया होगा इस क्वेश्चन के पैटर्न को आराम से समझ गया होगा। चलिए अब क्या है, अब हम करेंगे तुम्हारा अगला क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। ये देखो, ये 4 5 6 क्वेश्चन है, कोई ना कोई ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। देखो ये भी क्वेश्चन शायद रिकेंट में पूछा गया है 23 में या फिर 22 के एग्जाम में, किसी ना किसी 22 23 में से पूछा गया है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? ये हमको प्रूफ करके इसको दिखाना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे दिखाएंगे हम। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, व्याख्या कीजिए कि व्याख्या करनी है हमको कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 तथा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या क्यों है? यही क्वेश्चन था, एक बार चेक कर लूं मैं। यही क्वेश्चन था 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 3 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, यही क्वेश्चन था। अब चलिए सॉल्यूशन देखें इसका हम अच्छी तरीके से आराम से। ज्यादा देर की क्लास नहीं होने वाली है, ये घंटे में सिमट जाएगी। और देखो कितनी आराम से पढ़ा रहा हूं तब भी। अब हमको देखो इसके बारे में बताना है, ये भाज्य संख्या क्यों है। तो पहले हम समझ ले भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या सर वे होती हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर्स मतलब जिनके खुद का यानी स्वयं का भाग चला जाए और 1 का भाग चला जाए, स्वयं का, 1 का और किसी अन्य का। ठीक है, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे कि 1 का भाग चला जाए, स्वयं का चला जाए और अन्य किसी संख्या से जैसे मैंने लिखा 2 नहीं, मैंने लिख दिया सर यहाँ पर 4। तो 4 को सर 1 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 4 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है। तो भाज्य संख्या कौन होगी? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। इसके कितने फैक्टर है? 3 फैक्टर है। तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है लिखने की। अभाज्य कौन होती है? जिनमें सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। अभाज्य कौन सी होती है? अभाज्य संख्या, ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, ये आंसर में नहीं है। अभाज्य क्या होती है? अभाज्य संख्या वे होती है जिनके सिर्फ
खुद का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता। जैसे 3 में 1 से भाग जाएगा और 3 से भी जाएगा। 2 में 1 से जाता है और 2 में जाता है। 5 में 1 से जाएगा, 5 से भाग जाएगा। ये सब कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब हम ये समझ चुके हैं अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या कौन सी है। अब अपनी बात पर आते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। चूंकि अब हम लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि भाज्य संख्या गुणा अभाज्य संख्या, चूंकि नहीं, इसमें देखो हम जानते हैं कि भाज्य संख्या गुणा अभाज्य संख्या बराबर में क्या होता है, भाज्य संख्या गुणा अभाज्य संख्या बराबर में क्या होता है, भाज्य ही होता है। ठीक है, भाज्य संख्या गुणा करो अभाज्य संख्या गुणा करो तो बराबर में भाज्य ही निकल के आता है। देखो जैसे कि मैंने एक भाज्य संख्या ली एग्जांपल के तौर पर, कि भाज्य संख्या कौन सी होती है, 6 होती है। और अभाज्य संख्या कौन सी ले ली हमने एग्जांपल के तौर पर, तो अभाज्य संख्या हमने ले ली सर 2 अभाज्य संख्या ही तो है, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या है, ये 12। 12 कैसी है, भाज्य है। 12 कैसी है, भाज्य है। 6 गुणा 2 बराबर में 12। तो इसी प्रकार 7 गुणा 13 गुणा 11 प्लस 13। ठीक है, इसको देखिए हम 13 कॉमन ले लूं इसमें से, तो 7 गुणा 11 प्लस के 1 बचेगा इधर, तो 13 11 सत्ते 77 प्लस के 1 हो जाएगा। 13 77 1 क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो 13 गुणा 78। अब देखो 13 क्या है, 13 है सर तुम्हारी अभाज्य संख्या। कैसी है, अभाज्य। तो 78 क्या है तुम्हारी, भाज्य संख्या है। कैसी है, भाज्य है। तो अभाज्य का गुणा भाज्य में करोगे तो क्या निकल कर आएगा, भाज्य ही निकल करके आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार तुम्हारा ये वाला भी हो जाएगा। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 5। देखो इसमें से 5 कॉमन ले लूं, तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 1 5। तो ये हो जाएगा आपका 7 42 और 4 12 12 दूनी 24 प्लस के 1 5 24 दूनी 48 की 8 8 लगी 4 24 चौके 96 और 4 कितना होता है, 100 होता है प्लस के 1 24 दूनी 48 की 8 8 लगी 4 24 चौके कुछ छूट गया 7 6 5 4 3 2 1 प्लस के 1 हो गया। 7 छिंगी 42 4 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 की 8 8 लगी 4 24 चौके 96 और 400 1008 और ये हो जाएगा 1009। यही आएगा 5 गुणा 1009 1009 हो जाएगा ये। तो ये क्या हो गई, ये अभाज्य और ये हो जाएगी आपकी भाज्य बराबर में क्या हो जाएगा, भाज्य। ठीक है, इसको इस तरीके से सॉल्व करके लिख सकते हो। इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करोगे, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट, सिर्फ इतना समझना है भाज्य गुणा अभाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य होता है। ठीक है, चलिए भाई अब हम इसमें देखते हैं कि अब कौन सा क्वेश्चन रह गया है। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगेंगे और रवि को 12 मिनट लगेंगे। तो 12 और 18 का हम क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। और 12 और 18 का एलसीएम आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। 12 और 18 का जब एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। तो 36 मिनट लगेंगे, आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये तो कर सकते हो ना। तो ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। आई होप आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट कोई क्वेरी बची हो तो प्लीज मुझे बताना।
कमेंट बॉक्स में आप मुझे कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप मुझे प्लीज बता दीजिएगा, जिससे मैं उस डाउट क्वेरी को आपको क्लियर करूं। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई डाउट छोड़ा होगा, क्योंकि मैं इतनी फास्ट फॉरवर्ड नहीं चल रहा हूं, आराम से चल रहा हूं, जिससे कि सभी चीजें समझ में आ सके। चलिए अब हम देखते हैं अगली एक्सरसाइज में। अगली एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स जरूरी हैं, प्लीज किताब निकाल लो, जिससे कि आप एग्जांपल पर टिक लगा लो। मैं इनको बताऊंगा सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि क्वेश्चंस बताऊंगा तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को सबको क्लियर करा दूंगा। एक तो ये एग्जांपल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसके जो एग्जांपल्स है वे सबसे ज्यादा जरूरी है। एक तो ये एग्जांपल है √2 एक परिमेय संख्या है अपरिमित, फिर इसके बाद एक √3 वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लगा लो टिक लगाओ, और एक ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद तो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। अब मैं इनको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन हैं। देखो एक ये एग्जांपल में था, एक ऐसा क्वेश्चन भी एग्जांपल में था, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जांपल में था, और ऐसा क्वेश्चन भी एग्जांपल में था। तो मैं इनकी सभी पॉसिबिलिटीज को बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है, और इनको अच्छी तरीके से कैसे करके आओगे आप लोग, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 समझ लीजिए आप। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, सिर्फ डिजिट चेंज होके आएगी, ठीक है। तो इसमें 2-3 टाइप्स हैं, उन टाइप्स को बता देता हूँ, आप समझ लीजिए कि ये टाइप नंबर 1 है। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कैसे करोगे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, सिर्फ डिजिट चेंज होगी। 5 है तो आप 5 की जगह पर क्वेश्चन में 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो आपको थ्योरी सब वही लिखनी है, सिर्फ नंबर चेंज होगा, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे इसका, देखिए कैसे करना है। लिखेंगे माना √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय होगी तो फिर क्या होगा, √5 बराबर a/b होगा, जहां a तथा b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, ऐसा लिख सकते हो, सहअभाज्य संख्या लिख सकते हो, नहीं तो फिर ये लिख सकते हो जहां a तथा b का वेनिस्ट गुणनखंड 1 है, क्योंकि a और b में ऐसी संख्या होती है यहाँ पर जहाँ जिनके बीच का HCF एक ही होता है, कोई और हो नहीं सकता। अगर HCF कुछ और होगा तो फिर ये आपकी a/b की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो हम लिखेंगे इस जगह पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये रट लो, समझ लो, इस क्वेश्चन को रट लो, क्योंकि इस जैसा क्वेश्चन अगर पेपर में फंस गया तो कर तो दोगे आप करने पर। तो √5 का स्क्वायर बराबर में a/b का होल स्क्वायर, ये 5 a²/b², b² आपका इधर आ जाएगा, a² नीचे ऊपर और 5 नीचे आ जाएगा। समीकरण मान लेंगे आप 1, ठीक है, समीकरण को मान लेंगे 1। अब यहां पर लिखोगे जहां a 5 का गुणज है। देखो समझने की कोशिश मत करना, ठीक है, फिर कहोगे आप सर 5 का गुणज कैसे फलाने ढिकाने। अब प्रैक्टिस करोगे तो आपको रट जाएगी थ्योरी, क्योंकि ज्यादा कठिन थ्योरी है नहीं है। 5 आया है नीचे तो 5 का गुणज है, a ऊपर है 5 नीचे है तो मैं लिखूंगा a 5 का गुणज है। 2 आया होता तो मैं लिखता a 2 का गुणज है। अगर b आई होती ऊपर तो मैं लिखता b 5 का गुणज है। a ऊपर आया तो a 5 का गुणज है, ठीक है। तो a 5 का गुणज है, अतः a बराबर हम कोई नंबर मान लेते हैं, क्या 5 है तो 5c मान लेंगे। क्या मान लेंगे, a बराबर 5c। अगर 5 है तो 5 मानेंगे, 3 होता तो 3 मानूंगा, 2 होता तो 2 मानता। अगर यहाँ b होती तो मैं यहाँ लिखता b 5 का गुणज है, a है तो मैं लिखूंगा a 5 का गुणज है, और 5 है तो 5 लिखूंगा, 3 है तो 3 लिखूंगा। फिर उसके बाद क्या करना है, एक ही जगह पर 5c रख देना उठा करके, बिना पूछे चुपचाप 5c का कर दोगे आप स्क्वायर अपॉन में 5c का स्क्वायर बोलना जरा, तो b² बराबर में 25c² अपॉन में 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो b² बराबर में 5c², ये इसके डिवाइड में, तो c² बराबर में b²/5। अतः अब b ऊपर आ गया, पहले a ऊपर था, अब की बार में b भी ऊपर आ गया, तो मैं लिखूंगा अतः
बी भी 5 का गुणज है। अतः हमारी कल्पना गलत थी। हमारी कल्पना कैसी थी? गलत थी। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन खत्म। 5 आएगा तो 5 के जैसे कर देना, 6 आएगा तो 6 के जैसे कर देना, 3 आएगा तो 3 के जैसे कर देना। और इतना आसान मेथड बताया है कि बहुत ही ज़्यादा आसान मेथड बताया है। और जो अब आपको बताएंगे तो उसमें और भी ज़्यादा थ्योरी होगी लिखने की। मैंने थ्योरी को बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके इतना लैंग्वेज में लिखा है कि आप आसानी से समझ जाओ और आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, प्लीज रिवाइंड करके जरूर देखना जिससे कि आपको अच्छी समझ में आ जाए। अब टाइप नंबर 2 पर आ जाओ। टाइप नंबर 2 टाइप नंबर 2 मतलब कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तब कैसे करोगे? सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो वो करना क्या है? कुछ नहीं है, बस सिंपल है। वही सब लैंग्वेज वगैरह वस्तु, इसमें तो और भी ज्यादा आसान है करना इसका। माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए हमने क्या मान लिया? ये परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो 5 + √3 बराबर में मान लेंगे a/b। 5 + √3 बराबर मान लेंगे a/b। तो मैं इस काम करूं, मैं इस 5 को इधर ट्रांसफर कर देता हूं। इस 5 को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया तो √3 बराबर में a/b माइनस के √3। तो √3 इसको ऐसे सॉल्व कर लूं, a माइनस √3b अपॉन में b। अब देखो एक साइड क्या है? एक साइड √3 है क्योंकि हम ये साइड क्या है? LHS है और ये साइड क्या है? RHS है, जो कि दोनों आपस में नहीं है बराबर। दोनों आपस में बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय है। और ये क्या है? परिमेय है। ठीक है, दोनों बराबर नहीं आ रही हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत थी। हमारी कल्पना गलत थी। हमारी कल्पना गलत थी। √5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ इतना करना है, इतने से ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ इतना करना है। अगर प्लस आए तो प्लस में कर, माइनस आए तो माइनस करना है। प्लस माइनस कोई भी ऐसी फॉर्मेशन आती है क्वेश्चन की तो आप इस तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन है। अब देखो अगला थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड टाइप जो बनता है वो क्या बनता है? टाइप नंबर 3 जो बनता है वो क्या है? वो देखो ऐसा है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है इस तरीके से। तो इसको भी आप ऐसे ही करो पहले जैसे किया था। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो 7√5 बराबर में a/b। अब आप चाहो तो देखो इसको एक और मेथड से कर सकते हो, या तो स्क्वायर वाले मेथड से कर लो, या फिर आप इसको जैसा अभी पहले तो किया था कि a और b बराबर इस वाले से भी कर लो। स्क्वायर वाला थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर आप करोगे तो लेंथी बन जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के मार्क्स के ऊपर। अगर ये 1-2 नंबर में आए
तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देना, ठीक है। अगर ये थोड़ा 3-4 नंबर में आए तो फिर इसको स्क्वायर करके सॉल्व करना, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा इसको। पहले हम स्क्वायर करके कर लेते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, तो 7 अंडर रूट 5 और होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इधर आ जाएगी, ए स्क्वायर के नीचे क्या आ जाएगा 49 गुणा 5, 49 गुणा 5 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः ए 49 गुणा 5, या फिर 7 लिख सकते हो, या 49 गुणा 5 डायरेक्ट लिख सकते हो, का गुणज है, ठीक है। तो हम लिखेंगे आ जाएगा पे ए बराबर 49 गुणा 5 सी मानने पर। अगर चाहो तो गुणा करके लिख लो, मैंने गुणा करने का नहीं किया इसलिए, आप चाहो तो गुणा करके भी लिख सकते हो। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर की जगह पे आप लिखोगे 49 गुणा 5 का स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर अपॉन 49 गुणा 5। एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगी क्या, बी स्क्वायर बराबर 49 गुणा 5 गुणा सी स्क्वायर, ये कहाँ जाएगी इसके नीचे, सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बट्टे 49 गुणा 5, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे अतः बी भी 49 गुणा 5 का गुणज है। अतः हमारी कल्पना गलत थी, हमारी कल्पना गलत थी, ठीक है। हमारी कल्पना क्या थी, गलत थी। 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलो अब ये तो हो गया, जब थोड़ा सा ज्यादा लैंग्वेज में यानी 3 नंबर 4 नंबर का है तो आप ऐसे इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के कर सकते हो। अगर आपकी सिर्फ 2-1 नंबर में आ जाए तो फिर कैसे करोगे, तो फिर आप ऐसे कर सकते हो इसको कि माना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 7 अंडर रूट 5 बराबर में ए बट्टे बी, 7 इधर आ जाएगा, तो अंडर रूट 5 बराबर में ए अपॉन 7b। तो ये आप मैं क्या लिख दूंगा इस जगह पर, LHS नॉट इज इक्वल्स टू RHS, LHS नॉट इज इक्वल्स टू RHS। तो मैं लिखूंगा ये हो गया साहब तुम्हारी अपरिमेय और ये हो गया था तुम्हारा परिमेय, ठीक, ये परिमेय और ये अपरिमेय। तो मैं लिखूंगा हमारी कल्पना गलत थी और वो सब कुछ करने के बाद और कंप्लीट हो जाएगा काम। तो मैं कुल मिला के आपको यही बात बताऊंगा कि अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो आप ऐसे सॉल्व इसको करोगे, और यही है पूरे चैप्टर में फर्स्ट में, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर कोई इससे ज्यादा पढ़ रहा है तो वो बहुत ज्यादा बेवकूफ है या फिर बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट है जो ज्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यूपी बोर्ड के सिलेबस में जो रेशनलाइज्ड सिलेबस है उसमें इतने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो प्लीज मुझे डियर स्टूडेंट्स आप टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी आप मुझे कहिए, आपके लिए आपका भाई हमेशा तत्पर है। आप बस बताइएगा कि क्या परेशानी है जिससे मैं आपको इसको सॉल्यूशन दे सकूं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।